वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एचडीडी क्लासेस में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे दोस्तों और अपनी रिवीजन में अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 आने वाला है, जुलाई में होने वाला है 2023 में सीटेट का एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर मैथ की तैयारी नहीं की है तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है सीटेट के लिए, जिसमें मैं आपको सारा टॉपिक वाइज पोर्शन आपका कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, उस पोर्शन में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम का सारा कुछ करा दिया है और आपका अलजेब्रा का इसके मैंने इससे पहले 2 लेक्चर दे चुका हूँ। आज ये हमारा 3rd लेक्चर होगा अलजेब्रा का। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा पूरा अलजेब्रा हमारा यहाँ से बीजगणित कंप्लीट कवर अप हो जाएगा और इससे बाहर आपको इस अलजेब्रा टॉपिक से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ मेंसुरेशन और उसके बाद आपको कराऊंगा ज्योमेट्री। ठीक है, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो अकेले ये 4 टॉपिक कम से कम 15-16 नंबर के आते हैं। टोटल मैथ अगर सेकेंड पेपर में अगर मैथ की बात करें तो सेकंड पेपर में 20 नंबर का मैथ आता है, जिसमें लगभग ये 4 टॉपिक से 15-16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के बचते हैं, वो सारे क्वेश्चन जब मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट डालूंगा तो उसमें दो 3 करके क्वेश्चन उसमें साथ में लेता रहूंगा, जिससे आपको उन सारे क्वेश्चनों की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अब बिना किसी देरी के इसके बीजगणित अलजेब्रा के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम क्वेश्चन करेंगे गुणनखंड से लेकर चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, गुणनखंड फैक्टर विधि से हम क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ते हैं और उसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन में उसका यूज हमारा कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जामिनर हमसे उससे बेस से क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस सारा पोर्शन इसमें करेंगे कवर अप हम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर विधि से स्टार्ट करते हैं, मतलब कहने को गुणनखंड विधि से आज का इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से हम कैसे करते हैं, हमने आप लोगों ने देखा होगा कि 7th या 8th स्टैंडर्ड में हम लोग किया करते थे दोस्तों कि कोई हमें नंबर दे दिया करता था, कोई नंबर दे दिया 100। ठीक है, इसके गुणनखंड करवाता था, तो हम क्या करते थे, इसको इस तरीके से किया, फिर सबसे छोटी संख्या 2 से काटा, 50 कट गया, फिर ये 2 से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर हम देखेंगे इससे बड़ी संख्या 3 से नहीं कटेगा, फिर देखेंगे उससे बड़ी संख्या 4 से भी नहीं कटेगा, फिर देखेंगे उससे बड़ी संख्या 5 तो 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये 5 बचा तो ये 5 से भी कट जाएगा। इस मेथड को हम लोग कहा करते थे चिड़िया विधि। ठीक है, चिड़िया विधि से काटते थे क्योंकि ये इस तरीके से हम लोग करते थे तो ये चिड़िया की तरह ही लगता था, इसलिए इसका नाम डाल दिया था हम लोगों ने चिड़िया विधि। ठीक है, अब पूछता था कि इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसके कितने गुणनखंड हुए, तो 1 2 3 4, मतलब इसके 4 गुणनखंड हुए, मतलब इसको 4 तरीके से तोड़ा हमने तो हमारा 100 मतलब आया 4 तरीके से। ठीक है, 5 पंजे 25, दूनी 50, दूनी 100 गुणनखंड वही होते हैं जो उसको जब दोबारा से गुणा करते हैं तो उसकी गुणा करने पर हमें सेम वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस विधि को हम समझेंगे और इस विधि से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बेस से कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से किस तरीके से अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा गुणनखंड करने के लिए तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया x² + 9x + 14 = 0 के गुणनखंड बताओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, अगर यही इक्वेशन हमारी दे दी होती 9x + x² + 14 है, x² + 14 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से दे दी होती तब हम इसको क्या करते। ठीक है, अब इसको अरेंज कर, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को अरेंज करना होता है। अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हमने एक अपने वो पढ़ा था ax² + समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। हमारी सबसे पहले हम जान लें कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। तो हम जान लें कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको इक्वेशन को इस द्विघात समीकरण के अरेंजमेंट में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया अगर हमारा ऐसा कोई इक्वेशन दी होती, ये इक्वेशन अभी तो ठीक दी हुई है, अगर ये इक्वेशन इस तरीके से दी हुई होती तो हम इसको पहले ax² + bx + c के फॉर्मेट में सेट करते। कैसे करते, प्लस का है
सबसे बड़ी घात मतलब ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ी घात प्लस है, प्लस लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके से छोटी घात बी एक्स की जगह बी कोई कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी कांस्टेंट है, मतलब इनकी जगह पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। बाकी ये एक्स स्क्वायर और एक्स अचर पद है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, अब बी एक्स की सेम इधर दे रखा है 9x प्लस का 14। अब ये हुआ हमारे सही अरेंज, इसका सही अरेंजमेंट अब हुआ, ठीक है। अरेंज कर लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0 के फॉर्मेट में इसे अरेंज कर लिया, तो हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 14 बराबर 0 हुई। अब इसके फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको मतलब जरूर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कहीं ऐसा होता है इक्वेशन अपनी उल्टी सीधी दे देता है, तो उसको इक्वेशन को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको मतलब इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको हमें मतलब सही करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। इसके बाद ही हम फैक्टर सही से कर सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड उसके सही से निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसको चाहे नोट भी कर लेना है, ठीक है। कभी कभी याद नहीं रहता तो नोट करा हुआ हम देख लें तो हमें याद रहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बराबर 0 के गुणनखंड बताओ। इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक रूल होता है, जो हमारा अचर पद होता है, इसको हम सबसे पहले इससे गुणा करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारा नंबर्स होगा, ठीक है, इस लास्ट वाले नंबर्स को इस एक्स स्क्वायर वाले नंबर्स के साथ गुणा करके देखते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 14 एकम 14, ठीक है, 14 एकम 14, उसकी गुणा कर ली हमने 14 एकम 14, ठीक है। अब हम जस्ट उसके बराबर वाला साइन देखते हैं, प्लस है या माइनस है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस है तो हम उसके अगले वाला फिर पद देखेंगे 14 एकम 14 के ऐसे खंड जिनका योग प्लस है तो योग 9 हो, ठीक है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। पहले इसकी इससे गुणा करके देखते हैं, 14 एकम 14 के ऐसे खंड जिनका योग यहाँ पर प्लस है तो योग 9, आगे वाली संख्या बीच वाली संख्या जो 9x है 9 हो, ठीक है। तो इसको किस तरीके से अरेंज कर लेंगे हम, 14 को अगर हम देखें 14 एकम 14 के ऐसे खंड जिनका योग 9 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x हम कर लें, ठीक है, प्लस का 2x कर लें प्लस का 14 बराबर 0। अगर आप देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद में वही चीज़ प्राप्त भी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा रियल रहता है। अगर वो चीज़ नहीं मिली, हमने मनगढ़ंत कोई भी फैक्टर इसके अपने तरफ से कर लिए, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, फिर उसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर 7 2 9, 7 2 9 इसलिए करें, 7 दूनी अगर 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 एकम 14 जो मल्टीप्लिकेशन थी उसको 14 एकम 14 भी लाना है, तो 7 दूनी 14 होंगे और 7 और 2 को जोड़ने पर 9x होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, तो x बचा प्लस का 7, ठीक है। हमने इन दोनों पोर्शन में x कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों पोर्शन में हमें इन दोनों पोर्शन में इस तरीके से कॉमन लेना होता है, जैसे कि इसके अंदर ब्रैकेट्स में x प्लस 7 आया है, तो यहाँ भी हमें वही चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से x प्लस 7 अंदर कॉमन आए, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों जो ब्रैकेट्स होती हैं हमको सेम लानी होती हैं। यहाँ पर जो कॉमन लेंगे, अगर x प्लस 7 आया तो हम यहाँ से वो चीज़ कॉमन लेंगे जिसकी वजह से x प्लस 7 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और 14 है तो 2 सत्ते 14। अब इस पूरे में से x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस पूरे में से x प्लस 7 कॉमन ले लिया, क्योंकि अब ये पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन है ये पूरा, इस पूरे में से x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, एक तो ये x बचेगा और एक तो ये प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। x प्लस 7 कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, x प्लस 7 और x प्लस 2 बचेगा। यही हमारे इसके गुणनखंड हैं, ठीक है, यही हमारे इसके फैक्टर हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, x प्लस 7 और x प्लस 2। अगर यही x की वैल्यू पूछता तो हम इस 0 का यूज जरूर करते। इस 0 का यूज हम कैसे करते, हम एक बार x प्लस 7 बराबर 0 रखते, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन है बराबर में 0 है चल रहा है। अगर नहीं पूछता तो फैक्टर पूछे तो फैक्टर ये हैं। अगर x की वैल्यू पूछता, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 7, ठीक है। और एक बार रखते x प्लस 2 को, ठीक है, एक बार रखते x प्लस 2 को बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर -2, दोनों ही वैल्यू बराबर मतलब इसके समथिंग कोई भी वैल्यू इसमें इसके लायक नहीं है जो कि आंसर दे।
वैल्यू वही है इसके लायक होती है, जैसे मान लिया x-7 होता बराबर 0 तो x बराबर 7, ठीक है। तो ये इसकी राइट एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसको हम आंसर बोलते हैं। लेकिन कभी भी अगर इस तरीके का मैं पूछेगा आपसे तो x+7 के दोनों गुणनखंड नहीं आते होंगे, उसमें से एक ना कोई x-7 का x-2 का इस तरीके का आता होगा जिसका संपूर्ण कोई आंसर मिलेगा 0 रखने पर, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद अगला क्वेश्चन है दोस्तों x² + x + 1/4 के गुणनखंड ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में वही आनी चाहिए, ax² + का bx + c प्लस का bx प्लस का c। कंटेंट इसके अनुसार सही है, हाँ सही है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका बटे का हटाएंगे तो सबके बटे में 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और इसके बराबर हम 0 रखते हैं। ये तो आपको पता ही होता है कि गुणनखंड निकालने के लिए हमेशा बराबर में इसके क्वेश्चन के 0 होते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो वो इसलिए 0 रखते हैं, ठीक है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, 1 चौक, तो यहाँ से आ जाएगा 4x² प्लस का 1 चौक 4x प्लस का 4 एकम 1 एकम 1 बराबर 0। ये उधर जाएगा निकल कर, तो हमारी इक्वेशन बचेगी 4x² प्लस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, 1 चौक 4, 4 के ऐसे खंड, यहाँ पर प्लस है जिसका योग 2 दूनी 4 हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। 1 चौक 4 के ऐसे खंड जिनका योग अगली संख्या मतलब 4 हो, ठीक है, 4x हो, तो 1 चौक 4 गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 2, 1 चौक 4, ठीक है, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, ठीक है। यहाँ भी 4 दिया है तो गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा 4x², एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 4x² प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ कर देखें दोबारा से हमारा 4x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेट करते हैं कि दोबारा से अगर करने की जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन पे हमारे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ से 2x और यहाँ से भी 2x दोनों में कॉमन आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4, 2x बचा, यहाँ पर बचा पूरा 2x निकल गया तो अंदर बचा 1 कॉमन, ठीक है। अब 2x + 1 यहाँ पर है और ये पूरा ही 2x + 1 है, तो मैंने क्या था, जो मतलब पहली ब्रैकेट में जो चीज़ बचती है वही अगली में छोड़नी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x + 1 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इस पूरे संपूर्ण में से 2x + 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2x + 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x और प्लस का 1। यही पूछ रहा है, यही उसके गुणनखंड है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब एक उस पर बहुपद पर आधारित क्वेश्चन है ये, इसमें भी गुणनखंड पूछता है। किस तरीके से पूछता है, कोई बहुपद दे दिया हमें, कोई पद दे दिया है 8x² बाई z का 2x गुणनखंड है या नहीं। इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं। इसका गुणनखंड है या नहीं इसको ज्ञात करने के लिए अगर 2x का बार पूरा मतलब 8x² बाई z को पूरा काट देता है तब ये इसका गुणनखंड होगा। अगर नहीं काट पाता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब देखते हैं काट पाएगा या नहीं, तो सीधे से 8x² बाई z अपॉन बटे में लिख देते हैं 2x बाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर पूरा काट देगा, ठीक है, तब ये गुणनखंड होगा। अगर पूरा नहीं काट पाएगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं, 2 तो काट देगा, x भी काट देगा, y भी काट देगा, लेकिन जो z है z को कोई काट पाएगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि z को काटने के लिए यहाँ z भी होना चाहिए था। तो इस प्रोसेस के हिसाब से तो ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और हर बार में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। और यहीं कहीं दोस्तों, ठीक है, ये तो हुआ गुणनखंड नहीं है, और यहीं कहीं इसकी जगह पर अगर 2x बाई z होता, ठीक है, अगर 2x बाई z होता इसी की जगह पर, तो हम क्या करते, 8x² बाई z अपॉन 2x बाई z, ठीक है। अब पूछता कि गुणनखंड है या नहीं, तो हम क्या करते, 2 से अंक कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, 1 x बचेगा, बाई z से बाई z कट जाएगा, तो अंदर हमारा ऊपर क्या बचेगा, 4x बचेगा केवल। पूरा काट दिया इसने, इसको पूरा काट दिया, तो ये गुणनखंड होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीका का अगर आएगा तो ये गुणनखंड होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्या बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य, ठीक है, इससे भाज्य बोलते हैं, और जिससे काटते हैं वो हमारा क्या होता है, भाजक, ठीक है। अगर भाजक भाज्य को पूरा काट दे
तो वो उसका तो भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड होगा। अगर भाजक भाज्य को पूरा पूरा ना काट पाए तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाजक 3x² से भाज्य 15x² में भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। है तो ठीक है दोस्तों, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक से भाज्य में भाग देनी है। भाजक हमारा क्या दे रखा है, 3x² से 15x² में भाग देनी है। ठीक है, किस तरीके से भाग देते थे, 3 से 15 में भाग देनी है, तो 5 बार तो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, x² यहाँ पर है, x² लाना है तो x हमें नहीं भेजना है। y² यहाँ पर है, y³ लाना है तो एक y हम यहाँ पर भेज देंगे, तो x² y³। ठीक है, तो हमारा भागफल आया, यहाँ पर शेषफल आया हमारा 0, पूरी संख्या कट गई, शेषफल आया हमारा 0। तो पूछ रहा है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल हमारा आया 0, और कहीं अगर भागफल पूछ लेता, ठीक है, शेषफल 0 आया, और भागफल अगर कहीं पूछ लेता दोस्तों तो भागफल हमारा कितना आया, 5/। ठीक है, मतलब इस तरीके की भाग आपको समझ आती है, नहीं आती हो तो देख लें। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया है अर्थमेटिक में, तो कई बार मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें दोबारा ये संख्या अपनी लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाज्य हमारी ये संख्या भाज्य होती है जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, ये हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होती है। भाज्य हमें जब लाना है, भाजक और भागफल का गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा है भागफल। ठीक है, ये हमारा है भागफल। ठीक है, भाजक हमारा क्या है, 3x² y² भागफल गुणा भागफल है। ठीक है, भागफल कितना है हमारा, 5/, प्लस शेषफल बराबर 0। ठीक है, दोबारा हमें ये संख्या लानी है, तो क्या करते थे हम लोग, 3 पंजे 15x, ठीक है, x² बाई की बाई से करेंगे, बाई और बाई y³। ठीक है, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होता, 15x² y³। ठीक है, वही संख्या आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे इस संख्या को काटते हैं, सबसे पहले मतलब अचरपद देखते हैं, सबसे पहले हम अपना अचरपद देखते हैं, क्वांटिटी में नंबर देखते हैं कि कितना बार हमारा चला जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर x देखते हैं कि x² यहाँ पर है और हमें x² ही लाना है, तो x² तो हमारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक, इसलिए तो हमें यहाँ पर हमारा y² है, हमें y³ लाना है, तो हमें एक y की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक y हमने यहाँ बार में भेज दिया, तो y² और y मिलाकर y³ हो गए, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करो कि x+6 संख्या x² माइनस x प्लस -42 का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ संख्या रहने दो, यहाँ समीकरण कर लो, संख्या सही वर्ड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समीकरण है तो समीकरण लिख दो, समीकरण। ज्ञात करो कि x+6 जो है वो समीकरण x² माइनस x -42 का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो जब हम इसके गुणनखंड निकाल लें, इसके गुणनखंड निकालने के बाद में अगर कहीं भी हमें x+6 मिलता है तो गुणनखंड होगा, अगर x+6 नहीं मिलता तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वही प्रोसेस है, x² माइनस x माइनस 42, 42 के ऐसे खंड। ठीक है, 42 के ऐसे खंड, 42 एकम 42 के ऐसे खंड जिनका अंतर करने पर 1x है, 1 हो। ठीक है, और गुणा करने पर 42 हो। ठीक है, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 7 छंग 42। आप रिवीजन करोगे आपको भी ऐसे ही फटाफट याद आते चले जाएंगे। ठीक है, 7x, अब 7 में से 1 कैसे घटाएंगे कि माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के 7 लेंगे और प्लस का 6x लेंगे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना होता है क्योंकि माइनस का x हम लोग को बचाना है, और 7 छंग 7 में से 6 घटाएंगे, ये भी क्लियर है। तो 7 माइनस के 7 होंगे, प्लस के 6 होंगे, जब भी तो घटाकर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 42। यहाँ से अब एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 7, यहाँ से 6 एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 6 7 42। ठीक है, यहाँ से फिर इसका भी एलसीएम नहीं ले लेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 बचा, फिर यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 यहाँ भी बचा, फिर इस पूरे में से कॉमन ले लिए x माइनस 7, तो यहाँ बचा x प्लस 6। ठीक है, पूछ रहा है x प्लस 6 समीकरण x² माइनस x माइनस 42 का कोई गुणनखंड है या नहीं, तो हम सीधे से कह देंगे कि इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के
अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि फर्स्ट से फिफ्थ तक या फिफ्थ से एट्थ तक किस तरीके का अगर आपको पढ़ाना पड़ जाए 1 to 5 फिफ्थ तक के प्राइमरी तक के बच्चों को, तो आप कितने लेंथी क्वेश्चन उन लोगों से करवा सकते हो। ठीक है, उनसे आप इसी तरीके को क्वेश्चन कराओगे, छोटे से छोटे। ठीक है, तो इसी तरीके को क्वेश्चन, इसी बेस पर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता भी है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों गुणनखंड बेस्ड मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो इनफ हैं। जिस तरीके के भी क्वेश्चन गुणनखंड बेस्ड से पूछता है, मैंने 2-3 टाइप के आपको क्वेश्चन कराए हैं गुणनखंड में, वही इनफ हैं 2 टाइप के। उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन गुणनखंड से आपसे फैक्टर विधि से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब ऐसे तो लेक्चर हमारा समाप्त होता है, यहीं पर हमारा पूरा बीजगणित का पोर्शन कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस लेक्चर से छूट रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वही अगला पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों ने भाग प्रक्रिया में भाजक भागफल तथा आपने क्वेश्चन दे रखा है, भाग प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, आपने भाज्य भाजक भागफल गुणा वो पढ़ा होगा जो मैंने अभी पिछले आपको कराया था। ठीक है, एक मैंने आपको कराया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, भाज्य बराबर होता है, फिर से देख लें आप एक बार, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। ये फार्मूला कैसे निकल कर आता है, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाज्य, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो हमारा होता है भाजक। ठीक है, जो इसका वो निकल कर आता है, जो हम बार बोलते हैं कि इतने बार जाते हैं, कि किसी 10 छंग 60 मतलब 6 बार, जो बार प्रक्रिया निकल कर आती है वो हमारा होता है भागफल। भागफल मतलब भाग के बाद में जो हमें फल प्राप्त होता है जो हमारा, ठीक है, वो भागफल। और जो यहाँ पर शेष बचता है वो हमारा होता है शेषफल। ठीक है, वो हमारा होता है शेषफल। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें, ध्यान कर लें। कभी पूछ लेता है भाजक भाज्य, इसमें से कुछ भी पूछ लेता है। जो जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जो बाद में भागफल निकलता है वो तो भागफल होता ही है, जो नीचे शेष बचता है वो शेषफल होता है। इसी से फार्मूला निकल कर आता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम करते हैं भाग प्रक्रिया में भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। भाजक क्या दे रखा है, भाजक जो दे रखा है भागफल का 12 गुना। ठीक है, एक सेम प्रक्रिया फिर से भाजक दे रखा है, सेम प्रक्रिया एक और दे रखी है जिसमें भी भाजक दे रखा है। इसमें भाजक दिया है कितना दिया है, तथा शेषफल का 5 गुना, इसमें भी भाजक दिया है शेषफल का 5 गुना। ठीक है, शेषफल का 5 गुना। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर डाल लें आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लें। ये क्वेश्चन छूट रहा था इसलिए मैंने आपको कराया कि छूटने ना पाए। ठीक है, एक मतलब पहला पॉइंट दिया, भाजक जो है भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक भागफल का 12 गुना है और भाजक ही शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, आगे प्रक्रिया दे दी है, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य ज्ञात करने के लिए हमें भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए, शेषफल पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए फार्मूला हमको याद होना चाहिए। यहाँ दिया है यदि शेषफल 48 हो, शेषफल 48 दे रखा है। ठीक है, और 5 गुना पहले से था, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24। यहाँ से हमारा भाजक प्राप्त हो गया, हमें भाजक 240। ठीक है, भाजक जब 240 प्राप्त हो गया, भाजक जब 240 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम अगर यहाँ से भाजक की वैल्यू यहाँ रख दें, भाजक जब हमारा 240 है, पहली प्रक्रिया पर हम चल रहे हैं। ठीक है, 240 की जगह पर भाजक की जगह हमने 240 लिख दिया, और भाजक बराबर है भागफल इंटू 12। ठीक है, भाजक बराबर है भागफल इंटू 12। ठीक है, 12 गुना है भागफल का, तो 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ से हमारा भागफल आ गया 20, भाजक आ गया हमारा 240, भागफल आ गया हमारा 20, शेषफल हमें दे रखा है 48, हमें भाज्य निकालना है। ठीक है, सीधे से क्वेश्चन में लगा देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो कि मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है। ठीक है, भाजक भाज्य बराबर भाजक हमारा निकल का आया, भाजक निकल का आया 240 गुणा भागफल, भागफल हमने अभी निकाला है 12 दूनी 24 मतलब 20। ठीक है, 20 प्लस शेषफल, शेषफल हमें क्वेश्चन दे रखा है 48। ठीक है, शेषफल क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी गुणा करेंगे 24 दूनी 48 और 2 जीरो और प्लस का 48, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। ठीक है, 48
और 48, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लें दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रक्रिया में भाजक व भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, भाजक व भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया। ठीक है, 4500 में से 1 घटा दिया, तब प्राप्त गुणनफल से भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, किसी प्रक्रिया में भाजक व भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो हमारा 4500 कोई संख्या थी उसमें से 1 घटा दिया, तब प्राप्त गुणनफल से भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या दिया है, किसी प्रक्रिया में भाजक तथा भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, भाजक तथा भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन ने बताया है और फार्मूले में भी हमारा यही है। ठीक है, ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया, 4500 में से 1 घटाया, मतलब जो 1 घटा दिया, तब प्राप्त गुणनफल से भाज्य ज्ञात करो। 4500 में से 1 घटा दिया, ठीक है, 4500 में से 1 घटा दिया, भाजक तथा भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया। हम अगर देखेंगे 4500 में से 1 घटा दिया, केवल यही एक लॉजिक है इस क्वेश्चन को पकड़ने का। ठीक है, 4500 में से 1 घटा दिया, अगर हम इसको देखें भाज्य माइनस शेषफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल आपका IQ चेक कर रहा है। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा कैलकुलेशन या कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 4500 में से 1 घटा दिया, भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया, भाजक और भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया, और यहाँ हमारे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में क्या घट रहा है, ठीक है, 1 घट रहा है, शेषफल घट रहा है। 4500 में से 1 घटाना है तो 4500 भाज्य होगा और शेषफल 1 होगा, तभी तो 4500 में से 1 घट रहा है, तो हमारा भाजक और गुणा भागफल होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेट किया है, किसी प्रक्रिया में भाजक व भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, भाजक और भागफल का गुणनफल ज्ञात करने 4500 में से 1 घटा दिया, 4500 में से 1 घटाया जब भाजक और भागफल का गुणनफल ज्ञात करना था जब। ठीक है, और हमारा फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य में से अगर शेषफल इधर कर देंगे तो माइनस का शेषफल हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भागफल भाजक व भागफल का गुणनफल ज्ञात करने के लिए 4500 में से 1 घटा दिया, तो भाजक और भागफल का गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो इसमें से 4500 में से 1 घटा देंगे, मतलब 4500 हमारा भाज्य होगा और 1 हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है प्राप्त गुणनफल से भाज्य ज्ञात करो। अब पूछ रहा है भाज्य ज्ञात करो, तो उसमें भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या है, हमको यही पूछा है कि भाज्य ज्ञात करो उसमें, तो हमें और कुछ इसमें से करने की ज़रूरत है ही नहीं। भाज्य ज्ञात करना है तो भाज्य हमारा सीधे सीधे से आ गया 4500, यही हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा ना इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, केवल इसमें पूछ रहा है कि भाज्य पूछ रहा है और भाज्य निकालने के लिए हमें इतना ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, केवल IQ चेक करा है इसमें क्वेश्चन में और कुछ खास है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है A/3 = B/4 = C/7, तो A + B + C/C का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। A + B + C/C का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले A + B ABC की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, ABC की वैल्यू पता होने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसमें मैंने आप लोगों को कराया था, पहले इन दो नंबरों में देखते हैं, इन दो पदों में देखते हैं। ठीक है, अगर इसको A/3 है, B को नीचे लाएंगे, पद एक तरफ करेंगे, अचर पद एक तरफ करेंगे, अंक एक तरफ करेंगे, 3/4। ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अनुपात में जब भी वैल्यू होती है तो जो जिसके सामने की वैल्यू होती है वो उसी की संख्या हो जाती है, वो उसी की वैल्यू मानी जाती है, B = 4। ठीक है, यहाँ से निकल कर आ गया। अब अगली कंडीशन हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इन दो में एक बार देखेंगे, क्योंकि A/3 बराबर है B/4 के, तो B/4 भी तो बराबर है C/7 के। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके बराबर इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि सारे मतलब बराबर हैं, लेकिन हमारी यहीं से कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, तो हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम करेंगे B, इसको बटे में लाएंगे C को। ठीक है, इसको ऊपर पहुँचा देंगे गुणा में, उल्टा सीधा सब पहुँचता रहता है। ठीक है, अब जिसके सामने की जो वैल्यू वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, B = 4 और C = 7। जब दोनों कंडीशन में B बराबर है, दोनों कंडीशन में B बराबर है,
जब दोनों कंडीशन में b बराबर है तो सीधे सीधे वही वैल्यू उसकी आ जाएगी, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। अगर दो यहाँ पर b का मान और अलग आता, यहाँ पर b का मान अलग आता, तो मैंने आपको अपने उसमें कराया हुआ है, ये मैंने कराया है आपको अनुपात समानुपात में, ठीक है। तो हम क्या करते थे, a अनुपात b अनुपात c, एक बार a की वैल्यू रखी, a और b की वैल्यू रखी 3, 4, मान लिया यहाँ पर b की दूसरी वैल्यू 5 आती, ठीक है। यहाँ पर मान लिया b की वैल्यू 4 नहीं थी, यहाँ पर मान लिया, मान लेते हैं b की वैल्यू 5 आती है, ठीक है। तो दूसरी बार में b और c की वैल्यू कितनी आ जाती, 5 और 7, 5 और 7। मैंने बोला था जिसके सामने जो ब्लॉक खाली है वो उसी नंबर से आगे फिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक, इसके सामने जो खाली था 4 से फिल कर दिया, इसके सामने ये खाली था 5 से, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसका अनुपात आता, अब इनकी वैल्यू आती 15 अनुपात 20 अनुपात 28। अगर ये कटने वाला होता कुछ तो काट देते, ये कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे। और इसी में अगर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सेट करते हैं इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो 15 अनुपात 20 अनुपात 28 है। अब हमारे क्वेश्चन में दोनों में b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से सेट करते हैं, a बराबर 3, b बराबर 4। अगली कंडीशन क्या है, b बराबर 4, c बराबर 7, b बराबर 4, c बराबर 7। जो ब्लॉक खाली उसके सामने वही संख्या, जो ब्लॉक खाली उसके सामने वही संख्या, लेकिन क्षैतिज लेटे हुई दिशा में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं। कहीं ऐसा हो कि आप 3 से इसको भर दो, इधर 7 से इसको भर दो, ऐसा नहीं, केवल इसको क्षैतिज दिशा में, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 3 12। अब इसको काटते हैं, किससे कर सकते हैं, ये 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28, ठीक है, जो कि ए बी सी की वैल्यू आई हुई है, ठीक है। वो ए का मान आ गया 3, बी का आ गया 4, सी का आ गया 7। भाई हमने निकाला ए का 3, बी का 4, सी का 7, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बी की वैल्यू दोनों कंडीशन में समान आती है तो सेम जो कि त्यों मान को रख दिया जाता है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी का मान पूछ रहा है। ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ए है 3, बी है 4, सी है 7, 3, बी है 4, सी है 7 और सी की वैल्यू नीचे भी 7। तो ये आ जाएगा 7 3 10 4 14/7, ठीक है, 14/7। इसको सीधे से काट देंगे 2, इसका आंसर आ जाएगा 2। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको करने का सही तरीका और जल्दी सॉल्व करने का। तो चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक्स व वाई दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि अंडररूट एक्स वाई बराबर 10, ठीक है। एक्स व वाई कोई दो पूर्णांक इस प्रकार दे रखे हैं कि अंडररूट एक्स वाई बराबर 10। तो पूछ रहा है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं 5 ऑप्शन, पहला है 52, दूसरा है 25, तीसरा है 29, ठीक है, चौथा है 50 और पांचवा है 101। पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता। अब मान नहीं हो सकता पूछा का तो कोई ना कोई कंडीशन तो देनी पड़ेगी, इसलिए हमने ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे अंडररूट एक्स वाई को। अगर हम अंडररूट एक्स वाई बराबर 10 है, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है आपके पास? कोई ऐसा तरीका है जो इसके अलावा किसी और तरीके से सॉल्व हो जाए? कोई ऐसा तरीका नहीं होगा आपके पास भी। जैसे कि दोनों ओर केवल हम वर्ग ही कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ओर केवल यही एक सिंपल तरीका है इसको हल करने का, दोनों ओर वर्ग ही कर सकते हैं। अगर इसका वर्ग नहीं करेंगे, इसका रूट कैसे हटाएंगे जब वर्ग नहीं करेंगे तो, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ ये बचेगा एक्स वाई और यहाँ बचेगा 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 दशावन पूरे 100। मतलब यहाँ से हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारी 100। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंडररूट एक्स वाई बराबर 10 हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन ने हमारे कहा है अंडररूट एक्स वाई का मान 10 हो, तो हमने उसको सॉल्व करके निकाला है, मतलब एक्स वाई के बराबर 100 हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की जगह पर अंडररूट एक्स वाई को ना पढ़ करके हम इसको पढ़ेंगे एक्स वाई बराबर 100, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने जो अंडररूट एक्स वाई बराबर 10 बताया था उसको सॉल्व करके हमने निकाला है एक्स वाई बराबर 10, ठीक है। इसको एक्स वाई बराबर 10 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए, एक्स व वाई दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि एक्स वाई बराबर 100 हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या नहीं हो सकता। मतलब एक्स और वाई की गुणा करें तो 100 आए और एक्स प्लस वाई को जोड़ें तो इनमें से कौन सा नंबर नहीं हो सकता। तो पहला देखते हैं, जब एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पर ये एक्स होगा ये वाई होगा, ये एक्स ये वाई, 2 अंक उसमें हैं एक्स वाई, 2 अंक इसमें दे रखे हैं तो एक्स वाई ही होंगे, ठीक है। 50 2 52 एक्स और वाई 50
गुणा 2, 50 दूनी कितने हुए 100, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई का मान 100 आ गया, और पूछ क्या रहा है, पूछने के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई का मान कितना 52, 50 2 52, ठीक है 52 आ गया, और 52 ही है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या नहीं हो सकता पूछ रहा है, तो ये तो आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले 25 की तरफ। अब इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे हम एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई 25 है, इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, 20 गुणा 5, ठीक है। 20 पंजे 100, ठीक है। एक्स वाई का मान 100 आ गया, 20 पंजे 100, और 20 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये भी सही है, 25 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से करना है, दिमाग में करके देखना है, इतना सारा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको करते हैं 29 को करते हैं, 25 चौका 100, 25 4 29, ठीक है ये भी हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे 25 और 4, 25 और 4, ठीक है। 25 चौक 25 दूनी 50, 25 100, और 25 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हमें फिर से हमारा 29 मिल जाएगा, ठीक है। तो 29 जो था हमने 25 और 4 में तोड़ा, 25 चौका 100 होते हैं और 25 और 4 29 होते हैं, तो 29 भी हमारा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 50 ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले 101 होगा तो उसको देख लें। जैसे कि इसको हम तोड़ें 100 गुणा 1, ए बी में तोड़ लिया, 100 एकम, इन दोनों को तोड़ा 100 एकम 100, तो एक्स वाई का मान बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। और 100 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 के, जो कि हमारा ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही नहीं होगा, 5 और 0। आप इसको किसी भी तरीके से तोड़ कर देख लें, 50 तोड़ कर देख लें, 45 और 5 तोड़ कर अगर देखेंगे, 45 और 5 तोड़ कर देखेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 100 से ज़्यादा जा रहा है, 100 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 48 और 2 में तोड़ के देखेंगे तो 48 दूनी 96 होगा जब 100 पूरा नहीं होगा। अगर इसको 51 से तोड़ कर देखेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 49 से तोड़ कर देखेंगे तो 100 से कम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये 50 ही ऐसा नंबर है जो एक्स प्लस वाई का मान नहीं हो सकता। तो ये सही तो लगे हुए हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन दिया होगा तो आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर देना, ऐसा होता है अक्सर दोस्तों, ठीक है। हमने ये सही किया, ये सही किया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में हमने देखा ही नहीं कि क्या नहीं हो सकता, हमने सीधे से उसमें आंसर लगा दिया कि 50 नहीं हो सकता, ठीक है। 50 को देखेंगे नहीं, हम देखेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और क्वेश्चन कभी दूसरे तरीके से पूछ लेता। अगर इसमें पूछता है कि क्या हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन दिए होते तो हम सीधे से देख लेते कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसी को क्लिक हम कर देते। ऐसी गलती अक्सर हो जाती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमारे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नहीं हो सकता है वही ठीक है। तो 50 एक ऐसा नंबर है जो एक्स प्लस वाई का मान नहीं हो सकता, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं दोस्तों, और हमारा बीजगणित से रिलेटेड ये पार्ट 3 था, अलजेब्रा से रिलेटेड, ठीक है। तो सीटेट के लिए जितने भी मैंने ये 3 लेक्चर में आपका बीजगणित कराया हुआ है दोस्तों, ये पूरा आपके लिए इनफ है, ठीक है। सीटेट जुलाई में होने वाला है, जो 2023 इस साल 2023 में जुलाई में जो सीटेट होने वाला है, इसके लिए बीजगणित से जितना ही पोर्शन है आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा कंटेंट, और अगर कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अपने पास ही ना रखें और लोगों का भी थोड़ा भला हो दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और बने रहें चैनल के साथ दोस्तों। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ करना चाहते हैं, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पूरा मैथ टॉपिक वाइज करा हुआ है, अर्थमेटिक, ठीक है, नंबर सिस्टम से लेकर, ठीक है। तो आप वो जाकर पहले देख लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।